नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की जो कवरेज है वो हमने बहुत अच्छी तरह से की और विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए भी हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उसी कड़ी में मेरे साथ आज रिवाड़ी से खास करके सीनियर जर्नलिस्ट आए हुए महेश वैद जी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम था रोहतक में, वैद साहब उसको कवर करने के लिए आए थे और इनको हमने पकड़ लिया कि आज हम आपसे हरियाणा की राजनीति की नब्ज जानेंगे, क्योंकि रोहतक के एरिया के आसपास की तो कुंडली हम आपको बता देते, लेकिन साउथ हरियाणा की, गुरुग्राम की, वहाँ की हमसे कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। सर, आपका स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद सत्सिंह जी। सर, मेरी आपसे ना बातचीत हुई थी लोकसभा चुनाव में और आपने बहुत अच्छा वीडियो दिया था और वो बहुत चला था। उसमें मैंने आपसे कोसली का पूछा था कि रोहतक लोकसभा में जो कोसली में जो विधानसभा आती है उससे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितने से हारेंगे या जीतेंगे। आपने एक 30,000 का आंकड़ा दिया था। चुनाव परिणाम आए, उसमें दीपेंद्र हुड्डा ने 74,000 की लीड ही पूरी पार करके 2 वोटों से जीता। सर, ये हुआ कैसे? सत्सिंह जी, चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक कांग्रेस के लिए भी रहे। कोसली का मैं कांग्रेसी मित्रों से जब बात करता था तो कांग्रेसी मित्र मानते थे कि 10,000 के करीब, 15,000 के करीब, 20,000 के करीब हम पीछे रह सकते हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी कि 2 वोटों से जीतेंगे। हालांकि जगदीश यादव आत्मविश्वास से लबरेज थे। वो कह रहे थे, एक्स मिनिस्टर, कि महेश जी, हम चाहे एक वोट से जीतें, हम जीत सकते हैं। लेकिन इतना किसी का आत्मविश्वास एकदम नहीं था कि वो चुनाव जीतेंगे कोसली से। सब हार मान करके चल रहे थे, लेकिन इसके कारण रहे। जिस दिन नितिन गडकरी आए थे, कोसली में सभा थी, उस दिन पहली बार राव इंद्रजीत भी मंच पर पहुंचे थे। पहली बार कोसली में प्रचार के लिए निकले थे। तो उस दिन, उसी शाम को दीपेंद्र हुड्डा ने एक अपनी तरफ से पूरा ऑपरेशन कोसली को लेकर किया। पूरी रात भर भी वहाँ लगाई। कोसली क्षेत्र में ही वो ज़्यादा सक्रिय रहे। तो जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक ये माना जा रहा था कि उसमें से कुछ छिटक जाएगा, 5%, 10% अंत्योदय के नाम पर जो लाभार्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी जिन्हें लाभार्थी बता रही है, किसी को मकान, वो उनमें से कुछ परसेंटेज भाजपा को मिल जाएगा। भाजपा तो ज़्यादा उम्मीद कर रही थी और हम जीतेंगे। वो 1% भी, हम 1% तो नहीं कहेंगे, वो ज़्यादातर थोक के भाव कांग्रेस की तरफ चला गया और एक धारणा ये बन गई कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव करेगी 400 पार का नारा लगा करके। मेरा इसमें दूसरा कहना है सत्सिंह जी, जो ये 400 पार का जो नारा की बात हो रही है, ये उतना प्रभावशाली नहीं था। संविधान बदलने की बात दिमाग में कब से आई? जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। उस संसद भवन में सेंगोल चल रहा था। उस संसद भवन में जो दृश्य आप देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, जो पूरा दिन चला, जो धार्मिक आयोजन चला, तो उसने मान लिया कि भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता है। भारत का संविधान कुछ दूसरा कह रहा है। उसमें कांग्रेस को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस तो बिल्कुल बैकफुट पर थी। ये तो जनता कांग्रेस बन गई। जनता ने समझ लिया, अनुसूचित जाति के लोगों ने समझ लिया कि अनुसूचित जाति के लोगों के दिमाग में आ गया कि धीरे धीरे जितना प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ दूसरे यात्राओं पर अपना फेस दिखाते रहे एक धार्मिक रूप में, उतना ही ये लोगों की समझ में आता रहा कि ये संविधान सम्मत जो बातें कर रहे हैं उतनी बात नहीं है। धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र का इनका एजेंडा आगे बढ़ रहा है। तो जो अनुसूचित जाति वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके संवैधानिक हक, एक धार्मिक हिंदू धर्म की बात की जाए या किसी भी धर्म की बात की जाए या हिंदू राष्ट्र की बात की जाए, अलग अलग जो सभाओं में जो चल रहे थे, धार्मिक कथाओं के जो आयोजन चल रहे थे, उन सब ने मानसिकता ये बना दी कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ 16वीं शताब्दी में हम थे। जो संविधान ने हमको अधिकार दिया वो छीने जा रहे हैं। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग, चाहे वो कोसली का था, चाहे वो रोहतक का था, एकजुट होकर के कांग्रेस के पीछे आया। ये मान लिया कि कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है, इसलिए सबका सफाया कर दिया। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल सर बनते हैं। एक तो राव इंद्रजीत का रोल, जिस राव इंद्रजीत ने क्या अरविंद शर्मा की मदद नहीं की? वो गडकरी साहब के साथ आए तो, और उन्होंने मेंशन भी किया कि तो गडकरी साहब आए इसलिए मैं आ गया। तो अहिरों ने वोट क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया या नहीं दिया, ये एक सवाल बनता है। आप
देखिए, नेता अगर मुंह से नहीं भी बोले तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। राव इंद्रजीत की बॉडी लैंग्वेज ने ये संदेश दिया, और उसी दिन उन्होंने रेवाड़ी जाकर के एक भाषण दिया उन्होंने कि यार एक आदमी के पीछे सब लग रहे हैं, इससे तो उसको सहानुभूति मिल जाएगी, उसको मारने के लिए तो मुझे ही बता देते। मेरे को तो जब याद किया जब गले में फंस गई जो उन्होंने कहा। अच्छा। और राव इंद्रजीत को बुलाया भी तब था, वो गडकरी की वजह से चले गए, नहीं तो पिछली बार भी नहीं गए थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और राव इंद्रजीत की दोस्ती जग जाहिर है, हाँ, ये माना जाता है। पुराने कांग्रेसी। हाँ हाँ, लेकिन जब दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से उतारा तो इस दोस्ती में खटास भी बीच बीच में आते रहे, लेकिन वो बहुत अस्थायी रहते हैं। तो चुनाव के बीच में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव सुलखा में रैली करने गए कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के समर्थन में, तब इंद्रजीत को चुभा होगा कि यार तुम्हें भी इंजेक्शन लगाना चाहिए जो है। तो तब वो उन्होंने वहां जाने की हाँ भर ली। इसकी पटकथा जिस दिन नितिन गडकरी आए उससे 2-3 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन राव इंद्रजीत वो मैसेज वहां नहीं दे करके आए अपनी जुबानी, जिससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो वोट जाना चाहिए था वो नहीं गया। जो अहिरों ने वोट दिया दीपेंद्र हुड्डा को, अहिरों ने वोट दिया दीपेंद्र हुड्डा को दिया। हाँ, इस अहिरों ने इशारे से वोट इतना बड़ा मार्जिन हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि हम सारे अहिरों ने दिया, पर दीपेंद्र हुड्डा को पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा वोट मिले। तो अहिरों ने राव दान सिंह को क्यों नहीं वोट दिया? वो तो अहिर अपना अहिर भाई है। इसको 2 तरह का गणित समझिए। हरियाणा की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं। जाट लीडरशिप चाहता है, चौधर चाहता है, तो जाटों के लीडर के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उभर कर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से सामने। अहिरों के लीडर के रूप में राव इंद्रजीत उभर कर आ रहे हैं। पहली बार भिवानी महेंद्रगढ़ में सोशल इंजीनियरिंग देखिए, जाट कम्युनिटी जम करके अहिर को वोट दे रही है, दान सिंह को वोट दे रही है। बारडा विधानसभा क्षेत्र में मैं अपने साथियों के साथ गया था, तो देखा वो तो थोक के भाव देने लग रहे हैं वोट राव दान सिंह को। बड़ी विचित्र थी, जातिवाद की दीवार टूटती दिख रही थी, लेकिन टूटी नहीं थी, वो बहुत गहरे में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दे रहे थे, दान सिंह को वोट नहीं दे रहे थे। इधर हम देखें तो जो महेंद्रगढ़ जिले का यादव है, महेंद्रगढ़ जिले का अहीर है, वो राव इंद्रजीत को वोट कर रहा था कि किसी तरह राव इंद्रजीत की लीडरशिप उभरे। उनको आज भी कहीं न कहीं उम्मीद है कि राव वीरेंद्र तो 6-7 महीने के लिए, कुछ महीने के लिए सत्ता में आ गए थे, अहीरों को एक बार चौधर मिल गई थी, तो कहीं राव इंद्रजीत उम्र के उस पड़ाव पर है, चलते चलते एक पारी मिल जाए तो यादव जो है राव इंद्रजीत के साथ खड़े हो गए थे महेंद्रगढ़ के, इस कारण धर्मवीर जीत गए वहां पर। सर, जो जिस दिन चुनाव आ रहे थे 4 जून को, उस दिन दोपहर तक तो राज बब्बर जीत रहे थे, फिर बाद में एकदम से पलटी आई जब इधर काउंटिंग हुई रेवाड़ी साइड में। तो ये हुआ कैसे? राज बब्बर तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकले। देखो, हम उस चीजों को ना आप थोड़ा सा समझिए। जो गुड़गांव लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें आती है। रेवाड़ी जिले की 2, बावल रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ नहीं, रेवाड़ी जिले की 2, बावल रेवाड़ी, और अपना गुड़गांव जिले की 4, गुड़गांव, बादशाहपुर, सोना और पटौदी, और नूह जिले की 3, नूह, फिरोजपुर, जिरका और पुनाना। तो मेवात में तो भाजपा को उम्मीद ही नहीं थी। इतनी उम्मीद थी कि 1 लाख तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक भी भाजपा नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मेवात के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ जो वहाँ का थोड़ा सा पंजाबी समुदाय ने भी उनको वोट दिया, और थोक के भाव इकट्ठा बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया उन्होंने। जो उनको बीच में नूह दंगों का एक दर्द था, जो उसका जो इनको उम्मीद ये थी, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो हार कैसे चल रही थी। तो मेवात में जो सीटें हैं तीनों, वहाँ 1.5 से 2.25 लाख तक वोट है, ठीक है। और जब इधर आएंगे तो 4 लाख से अधिक गुड़गांव में, और 4.5 लाख के करीब बादशाहपुर में। तो जब आप देख रहे थे कि राव इंद्रजीत हार रहे हैं, वो स्थिति तब थी जब मेवात की गिनती चल रही थी साथ। मेवात की गिनती जैसे ही पूरी हुई, तब बाकी बच गई थी बादशाहपुर और गुड़गांव। बाकी इधर की भी हो गई थी, बावल वगैरह की भी। तो बादशाहपुर और गुड़गांव में वहां पर वोट थोक के भाव मिला है राव इंद्रजीत को। बादशाहपुर और गुड़गांव में जब थोक के भाव मिला तो जो उनकी जीत हो गई, वो हार भी पूरी हो गई, वो भी कवर कर लिया, क्योंकि 1,21,000 के करीब बादशाहपुर से जीते हैं राव इंद्रजीत, और 1,06,000 के करीब गुड़गांव से जीते हैं। तो 2 विधानसभा सीटें ऐसी रही जिन्होंने मेवात की लीड भी काटी और राव इंद्रजीत को जीत भी दिला दी। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, जैसे रोहतक में क्या चल रहा है वो हमने पहले इंटरव्यू से पहले डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर हुड्डा के नाम की राजनीति चल रही है, हुड्डा को दोबारा मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, 10 साल रोहतक में सरकार। लेकिन साउथ हरियाणा की बात करें तो जो सेकंड मुख्यमंत्री थे इंद्रजीत सिंह के पिताजी, उनके रूप में मुख्यमंत्री साउथ हरियाणा को मिला था। उसके बाद राव
इतने बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अभी देखिए बार बार एमपी बनते आ रहे हैं और साउथ हरियाणा को बहुत कुछ मानता भी है, और जो कसक है इनकी वो कब पूरी होती है आपको दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी मौका नहीं देगी साउथ हरियाणा को? नायाब सैनिक को मौका दे सकती है, तो इंद्रजीत में क्या बुराई है? सत सिंह जी, सबसे पहले आप एक चीज को समझ ले कि कोई भी राष्ट्रीय दल नेतृत्व के प्रति वफादारी चाहेगा। वफादारी के साथ साथ आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि नतमस्तक होने वाला नेता चाहिए। राव इंद्रजीत में कहीं न कहीं रॉयल फैमिली का एक वो अभी उनमें उनके जो क्या बोलते हैं डीएनए में, वो डीएनए में वो जो रॉयल फैमिली वाला चला आ रहा है। जो राव इंद्रजीत अपने रुतबे के लिए जाने जाते हैं, वो बीच बीच में मनोहर लाल को कुछ कह जाते हैं, बीच बीच में ऐसे बयान दे जाते हैं जैसे अभी उन्होंने दे दिया, यार मेरा मन नहीं मांगता 400 सीट आएगी, मुझे मजाक सा लगता है, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। जो इस तरह की बातें कहने की हिम्मत बहुत कम नेता में। आप देखोगे आज रोहतक में कार्यक्रम था, लेकिन राव इंद्रजीत नदारद हैं। मुझे नहीं लगता, हो सकता है कोई जरूरी काम हो, इसकी सटीक जानकारी तो मैं बाद में दे पाऊंगा, आप पता करना, लेकिन मुझे लगता है वो इस तरह कोई ज़्यादा रुचि नहीं रखते इस तरह के कार्यक्रम में खुद को हाईलाइट करना या खुद को लेकर आना। वो बैकफुट के आदमी नहीं हो, बैकफुट पे नहीं रहना चाहते। भाजपा उनको क्या करती है कि उनके आगे नए नए नेताओं को ला करके बिठा देती है, वो अपनी सीनियरिटी ढूंढते रहते हैं, फिर पता लगता है पहली बार का विधायक मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए उनको भीतर ये टीस रहती है कि तुम 6 बार के अभी लोकसभा में 6ठी बार पहुंचे हो, अब भी तुम्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं टीस तो है। लेकिन अभी उनकी उम्मीद सिर्फ बेटी पर टिकी हुई है। अगर आरती राव को भाजपा टिकट देती है तो राव टिककर भाजपा में रहेंगे, और आरती राव के साथ अब की बार भाजपा उदारता नहीं दिखाती है, टिकट नहीं देती है उनकी पसंद की जगह से, तो राव इंद्रजीत कुर्सी भी छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है उनको कुर्सी का मोह नहीं रहेगा। अब वो उस मुकाम पर है जहां वो ठुकरा देंगे बेटी के लिए। विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं कि कांग्रेस की बढ़त आपको दिखाई दे रही है या बीजेपी दोबारा से विधायक बनाएगी यहाँ से? सत सिंह जी, मैं कई बार एक बात कहता हूँ, कमजोर भाजपा ताकतवर राव, ताकतवर भाजपा कमजोर राव। इस बार भाजपा कमजोर बनकर के सामने आई है। तो भाजपा कमजोर है तो निश्चित रूप से राव की पूंछ बढ़ेगी। जो बादशाहपुर से लेकर के नांगल चौधरी तक जो 11 विधानसभा सीटें हैं अहीर बहुल, बल्कि मैं तो कहूँगा इन सीटों से भी आगे झज्जर सीट पर भी राव इंद्रजीत का प्रभाव है। हांसी में भी जो यादव बहुल है वो उनको मानते हैं, तो इन सीटों पर भी राव इंद्रजीत का प्रभाव है। तो राव को भाजपा राजी रखेगी, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल बेल्ट से ही तो सत्ता में आने की उम्मीद बची है। अगर जीटी रोड बेल्ट के साथ साथ अगर अहिरवाल की जो बेल्ट है, राव इंद्रजीत जो उसमें सबसे ताकतवर नेता है, अहिरवाल की बेल्ट में राव इंद्रजीत को नाराज करके भाजपा क्या लेगी? सत्ता खो देगी। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है, अभी तो लोग कहने ही लगे कांग्रेस सत्ता में आएगी, हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन इस जो कहने लग गए लोग, इसके विपरीत अगर चलना हो, भाजपा की संभावना अगर ढूंढनी हो, तो राव इंद्रजीत को राजी रखना पड़ेगा। भाजपा यही करेगी। वैद साहब, इसमें एक चीज और है, अक्सर जैसे हम रोहतक में हैं तो यहाँ सुनाई देता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्रमोह में फंसे हुए हैं, लेकिन पुत्रमोह देखे तो सब जगह ही है। जो 3 लाल है, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, इनके तो पीढ़ियाँ चलती हुई आ रही हैं। अगर आप साउथ हरियाणा में जाएंगे तो राव इंद्रजीत अपनी पुत्री के लिए जोर लगा रहे हैं, और अगर हम बातचीत करें कैप्टन आपके जो रेवाड़ी के एमएलए हैं कैप्टन अजय यादव, उनके अपने पुत्र वो भी ऑलरेडी जो है ना विधायक हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको लेकर के आपका क्या मानना है, ये पुत्र मोह? सत सिंह जी, आप इसको पुत्र मोह कहें, परिवारवाद कहें, कुछ भी नाम दें, लेकिन मैं इसकी एक अलग अलग व्याख्या, ये सवाल काफ़ी लंबे समय से आ रहा है, विशेष रूप से जब से भाजपा राजनीति की मुख्य धारा में आई है तब से परिवारवाद का सवाल ज़्यादा उठने लगा है। राव इंद्रजीत ने कई मंचों पर कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि भाई डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा जब वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो राजनीतिज्ञ का बेटा या बेटी राजनीतिज्ञ क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने ऐसा क्या पाप किया कि राजनीति नहीं कर सकते? आपकी अगर थ्योरी माने तो इसके हिसाब से तो कभी कोई नेता पुत्र राजनीति में नहीं आएगा जी। तो इसका जवाब ये राव इंद्रजीत ये कि क्यों नहीं आएगा, उन्होंने कौन सा पाप किया है? उनको अगर राजनीति करनी है तो आएंगे। जो इसी तरह लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? जनता। बिल्कुल। अगर जनता किसी नेता पुत्र या पुत्री को जिता रही है तो जनता ये स्वीकार कर रही है कि उन्हें ये उम्मीदवार पसंद है।
तो जनता जिस उम्मीदवार को चुन देती है, वह चाहे परिवार से ही चुने, उसमें कोई कसूरवार किसी को नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो जनता से चुनाव जीत करके आया है। लोकतंत्र का ठप्पा है, मोहर लगी है, जनता ने मोहर लगाई है। नेता ने टिकट दे दी, आप कर दो ना आउट। जनता अगर किसी को आउट कर देती तो अपने आप आउट हो जाएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र की बात करें, चाहे राव इंद्रजीत आरती राव की बात करें, तो कैप्टन यादव भी स्वाभाविक रूप से चिरंजीव राव को टिकट दिलाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को दिलाई टिकट। जब हम बेटों की टिकटों की लंबी सूची देखते हैं, तो जो ओम प्रकाश चौटाला की लाल एडजस्ट हुई राजनीति में, सारे देवीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला, फिर जो है अभय, अजय, सब थोड़े थोड़े राजनीति में कामयाब हुए। और चौधरी वीरेंद्र का बेटा भी सांसद बन गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा खूब कामयाब हो गया, अब फिर सांसद बन गए हैं। जो कैप्टन का बेटा भी बन गया। किरण चौधरी की बेटी भी सांसद बन गई। अहिरवाल के उस साइड के नेताओं में अकेले इंद्रजीत ऐसे बचे हुए हैं जिनकी बेटी अभी विधायक भी नहीं बनी है, इसलिए उनको सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े नेता हैं अहिरवाल के, वो नहीं बन पाई है। तो उन्होंने कहीं, कैप्टन अजय यादव भी बड़े नाराज रहते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? कैप्टन अजय इसलिए नाराज रहते हैं कि कैप्टन की राजनीति को समझो। अगर वो भूपेंद्र हुड्डा की तारीफ करते हैं वहां पर, तो उनको अब वो जो गणित देखा है ना उनका, कि जाट सारे के सारे भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा की जैसे ही कैप्टन यादव जय जयकार करेंगे, नॉन जाट अहिर नाराज हो जाएंगे, तो नॉन जाट नाराज हो जाएंगे, अहिर नाराज हो जाएंगे। इसलिए वो बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। कैप्टन यादव को कोई कई बार कहते हैं कि यार वो, हाँ, कैप्टन यादव की पॉलिटिक्स है जो है। और कैप्टन यादव ने मना किया था अब की बार लोकसभा की टिकट के लिए, लेकिन उन्होंने जब मना किया था, जब जनता कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई थी, जब मना किया था, उसके बाद जो राज बब्बर आए, तो शुरुआती दौर में राज बब्बर का इलेक्शन नहीं उठा था। हम ये मान के चल रहे थे कि तस्तरी में रख करके टिकट दे दी, भूपेंद्र हुड्डा की अंडरस्टैंडिंग बन गई, याराना निभा दिया गया, बुद्धि राजा को मनोहर लाल के खिलाफ उतारा गया, लेकिन यही कैंडिडेट धीरे धीरे मजबूत बनते चले गए। अच्छा, एक राज बब्बर का नाम भी सुनने में आ रहा है कि गुड़गांव से वो विधानसभा चुनाव में लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है? मेरी अपनी राय ये है कि राज बब्बर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि 2-3 दिन पहले कुछ मीडिया के साथी कह रहे हैं उन्होंने संकेत दिया है, वो दिया है, लेकिन मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी। राज बब्बर का कहना है कि मैं लोकसभा चुनाव ही लड़ूंगा तो विधानसभा चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बाकी कोई भी नेता ये तो कहेगा कि भाई पार्टी चाहेगी तो मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी कल्चरल और एक हिस्टोरिकल और एक बड़ी रीजनल मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हम भी सुनते आए हैं जब से पत्रकारिता में कि जाट और अहिरों की बनती नहीं है, वैसे कारण क्या है? मैं वैसे जानना चाहता हूँ कि इनकी आपस में बनती क्यों नहीं है। हम इस सवाल को देखें तो हमें बहुत पीछे की राजनीति में, राव वीरेंद्र के टाइम की, चौधरी देवीलाल के टाइम की, उस समय की राजनीति में हमको जाना पड़ेगा। जो एक दौर था जब चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र, इन दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। सदा नहीं रहा ये दौर जो आप बता रहे, लेकिन उसके बाद में जो बदलाव आना शुरू हुआ, विशेष रूप से जो आरक्षण का आंदोलन जो चला था जो यहाँ पर हरियाणा में, उसके बाद आप देखोगे कि जो जाट कम्युनिटी थी उससे अहीरों में गैर जो भी गैर जाट थे उनमें पूरी नाराजगी आई। तो कोसली से जो मैंडेट दीपेंद्र हुड्डा को मिला 2014 में, 2019 में, वो इसी नाराजगी का कारण था। तो नाराजगी के कई कारण रहे कि जाटों ने अहीरों का जो हक था उस पर कब्जा जमा लिया, उन पर प्रभुत्व जमा लिया, यादवों की राजनीति को हाशिए पर धकेल दिया। और परिसीमन भी इसका एक कारण रहा, जो परिसीमन में सीटें तोड़ी गई। आज तो संयोग से राव इंद्रजीत ताकतवर हो गए 3 सीटों पर, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक में। कोसली जान में जो परिसीमन के कारण जो है, कोसली भी आफत बन गई उन लोगों के लिए जो परिसीमन में अलग थलग करना चाहते थे। आज तो 3-3 सीटों पे प्रभावी हो गए, लेकिन किया तो अहिरवाल के टुकड़े ही थे ना। कनीना को तोड़ा गया था, जब असेंबली में 89 सीटें होती थी उस समय कनीना को खत्म कर दिया गया। जाटूसाना जो इनकी परंपरागत सीट थी उसको तोड़ा गया, इसलिए अहिरों की ये नाराजगी थी जी। अच्छा, आखिरी सवाल पे आते हैं। कांग्रेस और बीजेपी साउथ हरियाणा में कितना फर्क, 19-21 का फर्क है या बहुत फर्क है? अभी विधानसभा चुनाव बोले जी सत सिंह जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि भाजपा के जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से आधे से अधिक बदल दिए जाएंगे। जो ठीक है, उनमें उनके प्रति लोगों में नाराजगी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आधे से अधिक बदल दिए जाएंगे, नहीं बदले तो भाजपा बहुत बुरी तरह हार जाएगी। आधे से अधिक बदल दिए जाएंगे। राव इंद्रजीत की इच्छा के अनुसार उनकी बेटी को टिकट नहीं दी गई तो भी
कांग्रेस लाभ में रहेगी, भाजपा हानि उठाएगी। और राव इंद्रजीत की चौधर को भाजपा ने स्वीकार किया, मान्यता दी, तो अहिरवाल में भाजपा एक बार फिर थोड़ा अच्छा कर सकती, थोड़ा अच्छा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कांग्रेस की थोड़ी सी अब लहर जो है बनती आ रही है। भाजपा इस लहर को काटने के लिए सिर धड़ की बाजी लगाएगी, क्योंकि हरियाणा छोटा जरूर है लेकिन राजधानी दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करता है, इसलिए हरियाणा को भाजपा किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहेगी, पूरी ताकत लगाएगी। उसके लिए चाहे राव इंद्रजीत को राजी रखना पड़े, एक बार फिर हेलीकॉप्टर थमा दिया जाएगा कि राव साहब प्रचार कीजिए। और मैं समझता हूं कि कई मुख्यमंत्री के चेहरे इनडायरेक्ट बिना नाम लिए खड़े कर दिए जाएंगे, लोगों को मैसेज दे दिया जाएगा राव इंद्रजीत भी चीफ मिनिस्टर का एक कैंडिडेट है। ये भूपेंद्र यादव की और राव इंद्रजीत की क्या दिक्कत है आपस में? दिक्कत ये थी कि शेर अपनी मांद में किसको चाहेगा कि कोई घुस आए। जब भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया पहली बार, तो मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह की जोड़ी ने, गुजराती भाइयों ने ये कहा कि ओबीसी में एक मैसेज जाए कि बड़ा चेहरा जो बनाया गया है। लेकिन यहाँ तो उल्टा मैसेज जाना था कि हमारे वाला इतनी बार का जो सांसद बना हुआ है वो राज्य मंत्री, आप कैबिनेट मंत्री बना करके, तो उसको समझा गया कि ये जले पर नमक छिड़कने के लिए आ रहे हैं, नांगल चौधरी में रैली करवा रहे हैं, और अरविंद यादव से सभा करवा रहे हो आप रास्ते में, जिनसे राव इंद्रजीत बिल्कुल नाराज रहते हैं, ऐसे लोगों को आप आगे कर रहे हो, तो वो नाराजगी थी। उसके बाद में जब देखा तो भूपेंद्र यादव को, मैं इंटरनल जो मुझे पता चला है मेरे सूत्रों से, उसके अनुसार भूपेंद्र यादव को 3 लोकसभा सीटें कही गई थी कि इनमें से आप एक देख लीजिए, एक भिवानी महेंद्रगढ़ थी, एक जयपुर ग्रामीण थी और एक अलवर थी। अंततः जब देखा कि इधर तो राव इंद्रजीत जो सहयोग नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, अंदाज़ा लगा ही लिया था। हालांकि भूपेंद्र यादव राव इंद्रजीत की मिठाई खा करके आए थे, उनके घर भी गए थे उस दौर में जब यात्रा थी, लेकिन वो मिठास नहीं घुल पाई दोनों के रिश्ते में, तो उनको अलवर जाना पड़ा, उनसे अलवर से चुनाव लड़ना पड़ा। वैद साहब, आपने हमें साउथ हरियाणा के, पूरे हरियाणा की बड़ी डिटेल में जानकारी दी और बहुत सारी ऐसी बातें की जो शायद हमारा कभी ध्यान नहीं गया या हम तक नहीं पहुंच पाई, और हमारे दर्शकों तक भी वो बात गई है, नई बातें कई सामने आई है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, आपका धन्यवाद।